हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। जब हम वैरायटी डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे जो कॉमन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट क्रॉप्स के, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। जो पहली कैटेगरी है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट, दूसरी कैटेगरी है इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड तीसरी कैटेगरी है रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो हम कह सकते हैं ये ब्रॉड ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं। मतलब कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट फॉर एग्जांपल की जो ईल्ड है, ईल्ड इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा जो मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है हर एक क्रॉप में ज़्यादा ईल्ड हासिल करना है। मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ फॉर हायर ईल्ड, या हम कहें कि हाई ईल्डिंग वेराइटी डेवलप करना है, यानी क्रॉप को इम्प्रूव करना है इस तरीके से कि वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। दूसरा जो है एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करना, बिकॉज जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं जब वो इम्प्रूव होंगे तो अल्टीमेटली हमें हायर ईल्ड मिलेगी। ठीक है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ये अगेन मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। जितने भी बायोटिक स्ट्रेस है, मतलब कि जो हमारी डिजीज़ हैं, जो हमारे क्या है पैथोजेंस हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना, और जितने भी हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना प्लांट में। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब जितने भी एबायोटिक कॉज की वजह से प्लांट को स्ट्रेस होता है, जैसे कि ड्रॉट है ना, हीट स्ट्रेस है, कोल्ड स्ट्रेस है, चिलिंग स्ट्रेस है ना, ये सारे जो हैं आपके एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं। तो ये हमारे ब्रॉड कैटेगरी है। अब हम एक एक करके जो मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और इंक्रीज यील्ड, ब्रीडिंग फॉर इंक्रीज्ड यील्ड, मतलब कि ज़्यादा यील्ड के लिए ब्रीडिंग करना, ज़्यादा उपज के लिए ब्रीडिंग करना सबसे मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो। सो मेजॉरिटी ऑफ आवर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एम्स एट इंक्रीज्ड यील्ड, मतलब कि जो मेजॉरिटी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं हमारा पर्पज़ क्या होता है कि हम ऐसी वैरायटी बनाएं जिसकी यील्ड ज़्यादा हो, जिसकी उपज ज़्यादा हो, एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ से ज़्यादा हो। दिस इज़ अचीव्ड बाय डेवलपिंग मोर एफिशिएंट जीनोटाइप लाइक हाइब्रिड्स। तो बेसिकली हाइब्रिड डेवलपमेंट डिफरेंट क्रॉप्स में उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि यील्ड ज़्यादा हो। जनरली जो हाइब्रिड होते हैं हम सबको पता है कि उनकी यील्ड एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेराइटीज़ जो सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये जो हाइब्रिड्स होते हैं ये 20 to 25% मोर यील्ड शो करते हैं अगर हम राइस की बात करें फॉर एग्जांपल, जो नॉर्मल वेराइटी है उनसे। तो ये हमारा क्या कैसे अचीव कर सकते हैं हम हाई यील्ड? एफिशिएंट जीनोटाइप डेवलप करके, मतलब कि ऐसे जीनोटाइप डेवलप करके, ऐसी वैरायटी डेवलप करके जो क्या करे, जो जिसका जेनेटिक पोटेंशियल भी ज़्यादा हो। ठीक है, यानी उसमें अच्छे अच्छे जीन होने चाहिए, गुड जीन्स होने चाहिए फॉर दिस हाई यील्ड। और उसी के साथ वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करें, लाइक कि फर्टिलाइज़र जो आप अप्लाई कर रहे हो उसको रिस्पॉन्ड करें अच्छे से। ठीक है, तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। तो एफिशिएंट जीनोटाइप हमें डेवलप करने होते हैं। क्लासिकल एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे ड्वार्फिंग जीन है, डिजियोवुजेन जो राइस में है ना, और जो नॉरिन टेन है हमारा जो व्हीट के केस में है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जो आपका इनके यूज़ से जो ड्वार्फ वेराइटीज़ बनी हमारी राइस में और व्हीट में, वो क्लासिकल एग्जाम्पल है। उससे यील्ड क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, क्योंकि प्लांट की हाइट छोटी थी। प्लांट के पास अपनी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है मतलब जो फ्लावरिंग के बाद स्टेज होती है उसके लिए ज़्यादा टाइम था, यानी ग्रेन डेवलपमेंट को ज़्यादा टाइम मिला प्लांट को। दूसरा क्या है, ये जो ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं ये फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव होती हैं, फर्टिलाइज़र को अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं, इनका स्टेम भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स को प्लांट के अंदर इंक्रीज़ करना जिनसे जो यील्ड में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम उन सारे कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं। जैसे हम कैसे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं हम जो हाई यील्डिंग कैरेक्टर हैं, जो यील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं जो कैरेक्टर, जैसे ग्रेन का साइज़ हो गया। ग्रेन है, अगर ग्रेन बड़ा है, बोल्ड है, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि ये भारी होगा, वज़न होगा इसमें, और ये यील्ड को बढ़ाएगा अल्टीमेटली। नंबर ऑफ़ ग्रेन्स, एक प्लांट पे अगर ग्रेन्स का नंबर आप बढ़ा दो, सपोज़ ये प्लांट है, इस पे 50 ग्रेन लग रहे हैं, 50 दाने लग रहे हैं, ये सेम दूसरा प्लांट है इसी क्रॉप का, इस पे आपने नंबर ऑफ़ ग्रेन्स बढ़ा दिए, तो अल्टीमेटली भार बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा, यानी यील्ड इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर ऑफ़ इफेक्टिव टिलर्स बढ़ा सकते हो, ईयर या पेनिकल की लेंथ बढ़ा सकते हो, आप पोड लेंथ बढ़ा सकते हो,
पॉड लेंथ किसके केस में हो जाएगा? आपका ईयर तो हो गया व्हीट के केस में, यानी उसकी जो बाली है उसकी अगर लंबाई बढ़ा दोगे तो ईल्ड अपने इसमें नंबर ऑफ़ ग्रेन्स बढ़ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ़ ग्रेन्स बढ़ जाएंगे तो ईल्ड इम्प्रूव हो जाएगी। पेनिकल होता है राइस के केस में, जो उसकी जो आपकी बाली होती है राइस की जिस पे ग्रेन लगे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हमारी पेनिकल होती है। पॉड हमारी पल्सिस के केस में पॉड हो गए कि ना, पॉड की लेंथ बढ़ा दो, नंबर ऑफ़ सीड पर पॉड बढ़ा दो, या नंबर ऑफ़ पॉड पर प्लांट भी बढ़ा दो कि एक प्लांट पे कितने पॉड लग रहे हैं जिसके बीच में अंदर दाने होते हैं आपके पल्सिस के, है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स को हम इम्प्रूव करते हैं, जो भी ईल्ड बढ़ाए उन सारे कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करना हमारा एक एफिशिएंट जीनोटाइप बनाना हमारा पहला ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो जो भी क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। ये क्या होता है? ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस डिटरमाइंस इट्स स्टेबिलिटी फॉर वेरियस यूजेस। क्वालिटी कैरेक्टर्स वेरी फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर। तो एक क्रॉप में जो क्वालिटी कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल अलग होंगे दूसरी क्रॉप से। फॉर एग्जांपल राइस में मिलिंग क्वालिटी जब उसकी हम हलिंग मिलिंग करते हैं ना, जब उसकी जो रिमूव करते हैं ब्रान। देन कुकिंग क्वालिटी कि वो कैसे पक रहा है। अरोमा, जो हमारे एरोमेटिक राइस हैं जैसे हमारे बासमती हो गए, है ना। ग्रेन का कलर क्या है, ये सारे क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं। कलर भी बहुत मैटर करता है बिकॉज ये जो कंज्यूमर है उनकी प्रीफ्रेंस को डिसाइड करता है। जनरली जो अब अगर आप देखोगे कि आपके जो सपोज़ व्हीट है, व्हीट के केस में जो एम्बर कलर होता है, क्लासिक कलर होता है व्हीट के दाने का, उसको ज़्यादातर लोग प्रीफ़र करते हैं। सपोज़ जो ब्लैक व्हीट है उसको इतने सारे लोग प्रीफ़र नहीं करते हैं क्योंकि उसकी रोटियां भी फिर क्या होती हैं? ब्लैक ब्लैक कलर की बनती हैं। तो बेसिकली क्वालिटी कैरेक्टर्स आपके कंज्यूमर की प्रीफरेंस को भी डिसाइड करते हैं। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स का कलर बहुत मैटर करता है, फ्रूट्स का कलर बहुत मैटर करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? आपका क्वालिटी कैरेक्टर्स की वजह से ये कलर होता है। वो फ्रेश हैं ना, कितने दिन फ्रेश रहते हैं, उसकी अरोमा क्या है, खुशबू कैसी आ रही है, ये सारे कैरेक्टर्स आपके क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं। तो मोस्टली क्रॉप में अलग अलग क्वालिटी कैरेक्टर्स होंगे। व्हीट के केस में मिलिंग क्वालिटी, बेकिंग मतलब जैसे हम बेक करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो राइस व्हीट के फ्लोर से बनते हैं, आटे से बनते हैं, जैसे ब्रेड हो गए आपके, है ना। ग्लूटेन कंटेंट कितना है? ग्लूटेन क्या है? आपका प्रोटीन होता है जो व्हीट में होता है, उसका कंटेंट कितना है। तो प्रोटीन भी क्या है? आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैरेक्टर है बेसिकली, ठीक है। पल्सिस के केस में प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि हमें पता है, हमारा जनरल परसेप्शन है ना कि हम दालें किसके लिए खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट दालों के अंदर कितना है? इम्प्रूविंग सल्फर कंटेंट कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो बेसिकली प्रोटीन में क्या होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड की ऐसे चेन होती है ना, अमीनो एसिड से बने होते हैं जो हमारे प्रोटीन होते हैं। तो इसमें एक सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जैसे ट्रिप्टोफान है, मिथ्योनिन है, उनका कंटेंट हम बढ़ाते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये हमारे सल्फ़र कंटेनिंग जो अमीनो एसिड है ये हमारे लिए इसेंशियल है। क्या है ये? एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जिनको हमें बाहर से अपनी डाइट के ज़रिए लेना पड़ता है। तो बेसिकली अगर पल्स में किसी भी दाल में सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो वो बन नहीं रहा है, वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, है ना, डाइट में लेना पड़ेगा। ऑयल सीड जो क्रॉप होती है जैसे ब्रेसिका है, मस्टर्ड है, ये क्या है? इनके ऑयल कंटेंट कितना है इनके अंदर, या ऑयल की क्वालिटी कैसी है, ये सारे कैरेक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं जब हम क्या करते हैं? ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो। तीसरा जो मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट ऑफ फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स या ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। बेसिकली ये भी हमारा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स है, जैसे प्लांट की हाइट कितनी होगी, टिलर कितने होंगे, ब्रांचिंग कितनी होगी, ग्रोथ हैबिट कैसी होगी, ये सब जो है कैरेक्टर्स अल्टीमेटली प्लांट की यील्ड को बढ़ाते हैं, उसकी उपज को बढ़ाते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करना भी इम्पॉर्टेंट है जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ मोर टिलर्स इन राइस, बाजरा, कि राइस में अगर हमारे नंबर ऑफ़ टिलर्स ज़्यादा होंगे। टिलर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो स्टेम निकले होते हैं एक ही प्लांट से, जो मल्टीपल स्टेम्स निकले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टिलर्स बोलते हैं। और हर एक टिलर पे आपको पता है इसकी पेनिकल आएगी, है ना, जो बाली आती है राइस की पेनिकल आएगी। पेनिकल पे क्या होते हैं? दाने लगे होते हैं, सीड लगे होते हैं। तो जितने
टिलर्स ज़्यादा होंगे दैट मीन्स उतने पेनिकल ज़्यादा आएगी, है ना, और पेनिकल पे सीड लगेंगे यानी सीड भी ज़्यादा होंगे, यानी अल्टीमेटली प्लांट की यील्ड बढ़ जाएगी। ड्वार्फनेस इन सीरियल, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है। मतलब जो हम ड्वार्फ प्लांट सेलेक्ट करते हैं, ये क्या करता है, लॉजिंग को भी रेजिस्टेंस देता है, मतलब लॉजिंग से बचाता है। जो प्लांट ऐसे हवा में गिर जाते हैं ना, क्योंकि ये प्लांट की हाइट कम है, ठीक है, इसका स्टेम भी स्ट्रॉन्ग है इस वजह से, एज़ कम्पेयर टू जो लंबी वैरायटी होती है जिनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो हवा में ये लंबी वाली जल्दी गिर जाती है, हवा और बारिश में ये नहीं गिरती है जो ड्वार्फ होती है, तो इनकी यील्ड भी ज़्यादा होती है। देन फोर्थ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटीज़। मतलब कि ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करना जिन पे फोटो पीरियड का या टेम्परेचर का कोई रोल ना हो, ठीक है, मतलब उनका इफ़ेक्ट ना पड़े उनके ऊपर। जैसे फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव व्हीट एंड फोटो इंसेंसिटिव राइस वेराइटीज़ विच हैज़ लीड टू देयर कल्टिवेशन इन न्यू एरियाज़। जनरली क्या होता है, अगर हमें कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे वो क्रॉप कल्टीवेट नहीं होती है, वो किस वजह से नहीं होती है, बिकॉज वहाँ का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। वहाँ पे सपोज़ इस क्रॉप को क्या चाहिए, यहाँ पे ये एरिया 1 में ग्रो होती है, एरिया 2 में नहीं होती है। एरिया 1 में क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे इस क्रॉप को सपोज़ 12 घंटे का फोटो पीरियड चाहिए, 12 आवर का, तो यहाँ पे 12 आवर डे लाइट मिलती है प्लांट को। सपोज़ इस एरिया 2 में सिर्फ 8 आवर ही डे लाइट मिलती है, फोटो पीरियड यहाँ पे 8 आवर ही मिलेगा, तो ये क्रॉप यहाँ पे हम ग्रो नहीं कर सकते। बट अगर ये क्रॉप को हम क्या बना दें, फ़ोटो पीरियड इनसेंसिटिव बना दें कि फ़ोटो पीरियड का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो इसको एरिया 1 में भी ग्रो कर सकते हैं हम, एरिया 2 में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वेराइटीज़ हमने व्हीट में डेवलप की हैं, राइस में डेवलप की हैं, तभी इनका कल्टीवेशन न्यू एरियाज़ में पॉसिबल हुआ है जहाँ पे ये पहले कल्टीवेट नहीं होती थी, ग्रो नहीं होती थी। व्हीट में क्या है, फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी के लिए कुछ जीन हमारे आइडेंटिफाई किए गए हैं, PPD1 एंड PPD2, 2 जीन हैं हमारे जो हमारे प्लांट को फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी देते हैं, ठीक है, और ये दोनों पॉलीमेरिक जीन एक्शन शो करते हैं, जीन इंटरेक्शन के थ्रू काम करते हैं ये दोनों। देन नेक्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इज सिंक्रोनस मैच्योरिटी, मतलब कि एक साथ मैच्योर होना क्रॉप्स का, ठीक है, उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनका एक साथ मैच्योर होना, ठीक है। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल ये डिज़ायरेबल है हमारी पल्सेस के केस में। पल्सेस में क्या होता है, जैसे ऐसे ब्रांच आती रहती है ना, प्लांट ऊपर को भी बढ़ता रहता है, ब्रांचिंग होती रहती है, तो नीचे की ब्रांच जो आ गई पहले, यहाँ पे पहले फ्रूट आ जाता है, पॉड पहले आ जाता है ना, जिसके अंदर सीड होते हैं, ये मैच्योर भी पहले हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले हमें पिकिंग करनी पड़ती थी, मतलब जो मैच्योर हो गए हैं हैंड पिक, एक एक प्लांट के पास जाना पड़ता था, उसमें जो भी पॉड मैच्योर हो गए हैं उनको हैंड पिक करना पड़ता था, ठीक है, यानी 2-3 हैंड पिकिंग करनी पड़ती थी, तब जाके पूरा प्लांट हम एक साथ हार्वेस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो जनरली अभी ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करने पे हमारा मतलब ये फोकस है कि जिनकी सिंक्रोनस मैच्योरिटी हो, एक साथ मैच्योर हो, जिससे कि उनकी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग पॉसिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस और जो भी डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफर द चीपेस्ट, द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इन्वायरमेंटल सेफली मेथड ऑफ डिजीज़ एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट। बजाय इसके कि प्लांट पे डिजीज़ लग गई है, अब हम स्प्रे करेंगे केमिकल्स का, वो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है और कॉस्टली है वो, क्योंकि हम केमिकल्स लेके आएंगे, उसका कॉस्ट बढ़ेगा आपके कल्टीवेशन में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। अगर इसके बजाय प्लांट क्या है, प्लांट के अंदर जीन है जो इस प्लांट को प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई पैथोजन इस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा है, कोई इंसेक्ट इस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, इन्वायरमेंटली भी वो सेफ़ होगा, बिकॉज हम कोई केमिकल इन्वायरमेंट में स्प्रे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा कन्वीनियंट होता है, ये डिज़ायरेबल होता है कि जो भी हम वैरायटी डेवलप कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें जो भी उस क्रॉप की इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, सपोज़ व्हीट में अगर आप डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर रहे हो, तो जो भी व्हीट की इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो आती ही हैं, जैसे रस्ट हो गया है ना,
तीन टाइप का जो रस्ट होता है वीट में, है ना, स्मट हो गया, तो उनके अगेंस्ट प्लांट में रेजिस्टेंट जीन हो, ठीक है, ये हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। इवॉल्विंग पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज, देयर बाई रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सेविंग बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम हो जाती है बिकॉज आप अलग से कोई केमिकल खरीद के स्प्रे नहीं कर रहे हो ना प्लांट के ऊपर, अपने प्लांट के ऊपर। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी आप कम कर रहे हो, ठीक है, और बेनिफिशियल इंसेक्ट को भी बचा रहे हो बिकॉज आपको पता है कि हर एक प्लांट के क्या होते हैं, हर एक क्रॉप के कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और अदर बेनिफिट पहुंचाते हैं प्लांट को। अगर आप केमिकल स्प्रे करोगे, हो सकता है जो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं इन पे उस केमिकल का बुरा असर पड़े, इनको भी किल कर दे वो केमिकल, ठीक है। तो ये उस लिहाज से भी अच्छा है, ये पर्पस भी सॉल्व करता है कि सेव करता है बेनिफिशियल इंसेक्ट को, कोई हार्म नहीं पहुंचाता है बेसिकली। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्शन बट ऑल्सो स्टेबिलाइज इट। तो बेसिकली एक साल जब तक वो डिजीज़ रेजिस्टेंट रहेगी वो वेराइटी, तब तक वो आपको स्टेबल ईल्ड देगी, है ना, क्योंकि उस पर डिजीज़ लगेगी नहीं एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल। देन एबायोटिक स्ट्रेसेस वो सारे फैक्टर होते हैं जो बेसिकली नॉन मतलब कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है वो। जैसे हमारे ड्रॉट हो गया, इसमें कोई बायोटिक एजेंट काम नहीं कर रहा है, कोई पैथोजन नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, बस क्या है, सूखा है, पानी नहीं लग रहा है, क्रॉप को पानी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये एक एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक स्ट्रेस है। तो इन सभी स्ट्रेस के अगेंस्ट हमें क्या करना होता है, न्यू वेराइटीज़ डेवलप करनी होती है। जैसे मेजर स्ट्रेस क्या है, ड्रॉट है, हीट है, कोल्ड स्ट्रेस है, चिलिंग स्ट्रेस, समटाइम मॉइस्चर स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा ही पानी आ गया ना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होना, ये मेजर हैं। तो इनके अगेंस्ट हमें क्या करना होता है, प्लांट को मतलब कि टॉलरेंट बनाना होता है बेसिकली, कि प्लांट इन सारे स्ट्रेस को टॉलरेट करे। देन चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन या डेवलपमेंट ऑफ अर्ली मेच्योरिंग वेराइटी, ये भी अगेन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बिकॉज जो अर्ली मेच्योरिंग क्रॉप वेराइटीज़ होती हैं दे कैन परमिट न्यू क्रॉप रोटेशन एंड ऑल्सो एक्सटेंड द क्रॉप एरिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपकी क्या हो गई, आपने क्रॉप जल्दी मैच्योर हो गई है ना, आपने अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी लगाई अपने फील्ड पे, तो आपको बीच में दूसरी एक मेन क्रॉप लेने से बीच में भी आप क्या कर सकते हो, एक छोटे उसकी ड्यूरेशन की क्रॉप ले सकते हो। तो ये न्यू क्रॉप रोटेशन आपको परमिट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ व्हीट वेराइटीज़ सुटेबल फॉर लेट प्लांटिंग हैज़ परमिटेड राइस व्हीट रोटेशन। तो सेम फील्ड पे आप क्या करोगे, आपने क्या किया, आपकी राइस की वैरायटी लगाई आपने, जब राइस हार्वेस्ट करोगे फिर फील्ड प्रिपरेशन करने के बाद व्हीट उसी सेम फील्ड पे आप सो कर सकते हो, जो व्हीट की जो लेट सोन वैरायटी है हमारी, ठीक है, लेट प्लांटिंग वैराइटीज़ हैं। देन एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बहुत सारी क्रॉप में क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं जब हम उनको कंज्यूम करें, जब हम उनको खाएं, या एनिमल्स के लिए वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो उन सभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक कंपाउंड को एलिमिनेट करना हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। तो सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सेफ़ बना सके कंजप्शन के लिए, खाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, HCN कंटेंट ज्वार प्लांट में, जैसे जो सॉर्गम है उसमें HCN कंटेंट होता है, उसको रिड्यूस करना। देन लेथाइरोजन कंटेंट इन लेथाइरस सेटाइवस, जो बोआ बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीटा एन ऑक्जेलामाइन एलेनिन, बोआ, ठीक है, इसको रिड्यूस करना लेथाइरस से। इरोसिक एसिड ब्रेसिका में, मस्टर्ड में कम करना। कुकुरबिटेसिन इन कुकुरबिट्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स में डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। देन नॉन शैटरिंग नेचर, मतलब कि ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करना जिनमें शैटरिंग की प्रॉब्लम ना हो। शैटरिंग का मतलब होता है कि जब हमारे जो पॉड होते हैं, जैसे आपकी ब्रेसिका है, मस्टर्ड है या ग्रीन ग्राम है, इसमें जो पॉड आएंगे, ठीक है, जो मैच्योर होते जाते हैं वो मतलब जैसे मैच्योर हो गए, ड्राई हो गए, तो ये अपने आप फट जाते हैं और जो सीड होते हैं वो फील्ड पे ही गिर जाते हैं। तो ये शैटरिंग हो जाती है इनकी, झड़ना, ठीक है, सीड झड़ जाते हैं, तो ईल्ड का लॉस हो जाएगा हमें। तो इसलिए हम नॉन शैटरिंग वेराइटीज़ डेवलप करते हैं जिनमें शैटरिंग की प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली जो पल्सेस होती हैं, ब्रेसिका हैं, उनमें हमें ये ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है।
तो इसमें से बहुत सारे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव सारी क्रॉप पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ये जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है जनरली ये सीरियल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, व्हीट पे, राइस पे, बट ये मस्टर्ड पे, मस्टर्ड हो गई, ग्रीन ग्राम हो गई, जो पल्सेस हो गई, उन पे एप्लीकेबल है। डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट, ये हमारी डिज़ायरेबल होती है, जैसे मूंग हो गई, पल्सेस में मूंग, पिजन पी में, कॉटन में भी ये इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेट ग्रोथ होना, मतलब कि प्लांट झाड़ ना बन जाए, ऐसे ज़्यादा उसमें ग्रोथ ना हो, डिटर्मिनेट ग्रोथ हो, है ना, प्लांट ऊपर ज़्यादा जाए, उसमें ब्रांचिंग एक प्रोपोर्शन में हो, यानी प्लांट को जनरली ऐसे पिरामिड शेप मिले, ये डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट होती है। ये भी कुछ क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ डोरमेंसी, तो कुछ क्रॉप में हमें चाहिए कि डोरमेंसी आए, कुछ क्रॉप में हम चाहते हैं कि डोरमेंसी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। जैसे कुछ क्रॉप हैं, इन सम क्रॉप सीड्स जर्मिनेटेड इवन बिफोर हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले ही फील्ड में ही प्लांट है, उसमें ही वो जो सीड है वो जर्मिनेशन कर जाता है कई बार, जैसे मूंग में, बारले में, फिंगर मिलेट्स में। इनमें अगर हम पीरियड जो डोरमेंसी है उसको इंड्यूस करें, उससे जो प्री हार्वेस्ट रेन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिंगर मिलेट है, इसमें क्या होता है, ये आपका प्लांट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे सीड आ जाता है, ऐसे इसका जो ये हम इसका वो होता है, फ्लावर होता है, इसमें सीड बनते हैं। अगर हार्वेस्टिंग से 1-2 दिन पहले भी बारिश हो गई, 2-4 दिन पहले, 1 वीक पहले, तो इसके ऊपर ही लगे लगे सीड क्या हो जाएंगे आपके, मतलब कि उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा और रूट और शूट डेवलप हो जाएंगे। तो एक बार वो सीड आपका जर्मिनेट हो गया, अब वो सीड नहीं रहा, बिकॉज सीड एक ही बार जर्मिनेट होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है, एम्ब्रियो ने अपना काम कर दिया, वो जर्मिनेट हो गया। अब आप इसको जो हार्वेस्ट करोगे, ये आपका सीड की तरह यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज अगले जनरेशन में अगर आप इसको फील्ड पे प्लांट करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू जर्मिनेट। तो ये प्री हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, ये रेन की वजह से, कई बार पानी की वजह से ये हो जाते हैं। इन केसेस में हमें डोरमेंसी को इंड्यूस करना होता है। कुछ क्रॉप्स में डोरमेंसी को क्या करना होता है, हमें हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। कुछ तो सब में एप्लीकेबल है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हर एक क्रॉप में एप्लीकेबल है, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ एंड इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ये सब में एप्लीकेबल है, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी कैरेक्टर सब में एप्लीकेबल है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ फॉर एबायोटिक स्ट्रेसेस, तो ये सारे और कुछ हमारे स्पेसिफिक होते हैं क्रॉप्स के लिए, ठीक है, वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है अब। थैंक यू सो मच।